ये है भाग 12। इसमें सरकार के पैसे मतलब वित्त, संपत्ति, उसके अनुबंध और मुकदमों की बात है। बिल्कुल। पहला सवाल तो ये कि सरकार टैक्स लगाती है, क्या ये उसकी मर्जी है या कोई नियम है? नहीं नहीं, बिल्कुल मर्जी नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 265 यहीं से शुरुआत होती है। वो साफ कहता है विधि के प्राधिकार के बिना कोई कर अधिरोपित या संग्रहित नहीं किया जा सकता। अच्छा, मतलब कानून बनाना पड़ेगा पहले। हाँ, बिना कानून पास किए कोई टैक्स नहीं लग सकता, ये पहली लगाम है। ठीक है, तो कानून बना, टैक्स लगा। अब ये जो पैसा आया, ये जाता कहाँ है? क्या कोई एक मेन सरकारी अकाउंट होता है? हाँ, मुख्य तौर पर दो तरह की निधियां समझनी होंगी। पहली और सबसे बड़ी है भारत की संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ओके। और इसी तरह हर राज्य की अपनी राज्य की संचित निधि होती है। ये अनुच्छेद 266 में बताया गया है। तो सारा पैसा यहीं आता है, टैक्स का, लोन का? लगभग सारा। सरकार को मिलने वाला रेवेन्यू, सरकार जो उधार लेती है, सब इसी बड़े खजाने में जमा होता है। ये तो हुआ सरकार का मेन अकाउंट है ना? कह सकते हैं हाँ। लेकिन ये हमारे सेविंग्स अकाउंट जैसा नहीं कि एटीएम गए और निकाल लिया। अच्छा, कैसे? इसी अनुच्छेद 266 में आगे लिखा है कि इस संचित निधि से पैसा निकालने के लिए संसद की या राज्य के मामले में विधानमंडल की मंजूरी चाहिए। यानी वोटिंग होगी? हाँ, बाकायदा एक कानून पास होता है, विनियोग अधिनियम या एप्रोप्रिएशन एक्ट कहते हैं उसे। तभी पैसा खर्च हो सकता है। यह सरकारी खर्च पर एक तरह से संसद का कंट्रोल है। इसके अलावा एक लोक लेखा या पब्लिक अकाउंट भी होता है। वो क्या है? उसमें वो पैसा रहता है जो सरकार के पास अमानत की तरह है। जैसे हम लोगों का प्रोविडेंट फंड का पैसा। सरकार उसकी मालिक नहीं, बस कस्टोडियन है। अच्छा, पर मान लीजिए कहीं बाढ़ आ गई या कोई और इमरजेंसी आ गई, तुरंत पैसा चाहिए, क्या तब भी संसद की बैठक और कानून का इंतजार करेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल सही सवाल है। संविधान बनाने वालों ने यह सोचा था। इसके लिए है अनुच्छेद 267, आकस्मिकता निधि, कंटिंजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड जैसा? हाँ बिल्कुल, एक तरह का इमरजेंसी फंड। संसद कानून बनाकर इसे बनाती है और इसमें कुछ पैसा एडवांस में डाल देती है। तो जरूरत पड़ने पर? जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति या राज्य में राज्यपाल इस फंड से एडवांस दे सकते हैं, अप्रत्याशित खर्चों के लिए। अच्छा। बाद में जब संसद उस खर्च को पास कर देती है तो उतना पैसा वापस इस इमरजेंसी फंड में डाल दिया जाता है। तो काम भी हो गया और नियम भी नहीं टूटा। दिलचस्प है। तो पैसा जमा करने और इमरजेंसी खर्च की व्यवस्था तो समझ आ गई, लेकिन भारत तो एक संघ है, केंद्र सरकार है, राज्य सरकारें हैं, दोनों को पैसा चाहिए काम करने के लिए। तो ये जो टैक्स का पैसा आता है, ये बंटता कैसे है? ये तो बड़ा मुश्किल काम लगता होगा। है तो पेचीदा, लेकिन संविधान ने इसका एक पूरा सिस्टम बनाया है। कोशिश यह है कि केंद्र और राज्यों के बीच एक वित्तीय संतुलन बना रहे। कैसे? क्या कुछ टैक्स सिर्फ राज्य लेते हैं, कुछ केंद्र? हाँ, कुछ वैसा ही है। देखिए, अनुच्छेद 268 में कुछ ऐसे शुल्कों की बात थी, जैसे स्टैंप ड्यूटी, जिन्हें लगाता तो केंद्र था, पर वसूलते और इस्तेमाल राज्य करते थे। अच्छा।
फिर अनुच्छेद 269 में कुछ टैक्स थे, जैसे एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान बेचने पर टैक्स। इसे लगाता और वसूलता केंद्र था, पर सारा पैसा राज्यों को दे दिया जाता था। और जो सबसे बड़े टैक्स हैं, इनकम टैक्स वगैरह, जिनका पैसा बांटा जाता है? बिल्कुल, वो है अनुच्छेद 270। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें वो ज्यादातर टैक्स आते हैं जो केंद्र लगाता है और वसूलता है, जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह। और इसका पैसा फिर केंद्र और राज्यों के बीच बांटा जाता है। ये बंटवारा कैसे होता है? कौन तय करता है कि किसको कितना मिलेगा? यहीं पर आती है एक बहुत अहम संस्था, वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। अनुच्छेद 280। हाँ, सुना है इसके बारे में। हर 5 साल में राष्ट्रपति इसका गठन करते हैं। यही आयोग सिफारिश करता है कि टैक्स से जो कुल पैसा आया, उसका कितना हिस्सा केंद्र रखेगा, कितना राज्यों को मिलेगा। और राज्यों के बीच आपस में कैसे बटेगा, ये भी? हाँ, ये भी। राज्यों की जरूरतें, उनकी क्षमता, इन सब बातों को ध्यान में रखकर फॉर्मूला सुझाता है। तो वित्त आयोग का काम सिर्फ टैक्स बंटवारे का फॉर्मूला देना है या कुछ और भी? नहीं, और भी हैं। वित्त आयोग ये भी बताता है कि केंद्र को कुछ राज्यों को अलग से सहायता अनुदान, मतलब ग्रांट्स इन एड, देना चाहिए या नहीं, और कितना देना चाहिए। ये क्यों? अनुच्छेद 275 के तहत ये उन राज्यों के लिए होता है जिन्हें ज्यादा वित्तीय मदद की जरूरत है, या फिर किसी खास काम के लिए, जैसे मान लीजिए अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए या पिछड़े इलाकों के प्रशासन को सुधारने के लिए। अच्छा, ताकि राज्यों के बीच जो आर्थिक फासला है वो कुछ कम हो सके। हाँ, एक हद तक ये उसका एक उद्देश्य है। और आजकल जिसकी धूम है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, उसने इस पूरी कहानी को कैसे बदल दिया? ओह, जीएसटी, हाँ, उसने तो इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम को बिल्कुल बदल दिया। संविधान में बड़े बदलाव करने पड़े। 2 नए अनुच्छेद जोड़े गए, 269A और 279A। 269A क्या कहता है? ये कहता है कि जो इंटर स्टेट ट्रेड होता है, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच व्यापार, उस पर जो आईजीएसटी लगेगा उसे केंद्र लगाएगा और वसूलेगा। और पैसा? वो केंद्र और राज्यों के बीच बांटा जाएगा। ये बंटवारा कौन तय करेगा? क्या इसके लिए भी वित्त आयोग है? नहीं, जीएसटी के मामलों के लिए एक नई बॉडी बनाई गई, जीएसटी परिषद, जीएसटी काउंसिल। अनुच्छेद 279A में इसका जिक्र है। अच्छा, ये क्या है? ये कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। इसमें केंद्र के वित्त मंत्री चेयरपर्सन होते हैं और सदस्य सभी राज्यों के वित्त मंत्री या उनके नॉमिनी सदस्य होते हैं। तो ये परिषद क्या करती है? फैसले कैसे होते हैं? इतने सारे लोग, केंद्र भी, राज्य भी। परिषद ही सिफारिश करती है जीएसटी की दरें क्या हों, किन चीजों को छूट मिले, नियम कैसे बने, वगैरह वगैरह। और फैसलों के लिए वोटिंग होती है। कम से कम 3/4 मतलब 75% बहुमत चाहिए। इसमें केंद्र के वोट का वजन है 1/3, करीब 33%, और सारे राज्यों के वोटों का कुल वजन है 2/3, करीब 67%। ओह, तो ना केंद्र अकेले कुछ कर सकता है, ना सारे राज्य मिलकर केंद्र को अनदेखा कर सकते हैं। बिल्कुल, सहमति बनानी ही पड़ती है। क्या कोई ऐसा टैक्स भी है जिसका पैसा बंटता ही नहीं, सिर्फ केंद्र को मिलता है? हाँ है। अनुच्छेद 271 ये संसद को अधिकार देता है कि वो कुछ टैक्स और ड्यूटीज पर जीएसटी को छोड़कर सरचार्ज लगा सकती है, संघ के कामों के लिए। सरचार्ज? हाँ, जैसे इनकम टैक्स पर सरचार्ज। इससे जो भी कमाई होती है वो पूरी की पूरी केंद्र सरकार की होती है। अच्छा। उसे राज्यों से बांटने की जरूरत नहीं। अच्छा, और टैक्स को लेकर क्या कोई और रोक टोक या छूट है? जैसे क्या राज्य सरकार केंद्र की प्रॉपर्टी पर टैक्स लगा सकती है? नहीं, सामान्य तौर पर नहीं। अनुच्छेद 285 यही कहता है, जब तक संसद खुद कानून बनाकर इजाजत ना दे, राज्य या लोकल बॉडी केंद्र सरकार की प्रॉपर्टी पर टैक्स नहीं लगा सकते। और क्या केंद्र राज्यों की प्रॉपर्टी पर टैक्स लगा सकता है? उसका उल्टा भी है। अनुच्छेद 289 कहता है कि केंद्र भी राज्यों की प्रॉपर्टी और इनकम पर टैक्स नहीं लगा सकता। लेकिन कोई लेकिन है शायद। हाँ, एक लेकिन है। अगर कोई राज्य सरकार कोई व्यापार या बिजनेस कर रही है, ऐसा बिजनेस जो आमतौर पर प्राइवेट लोग करते हैं, तो संसद कानून बनाकर उस बिजनेस से होने वाले मुनाफे पर टैक्स लगा सकती है। अच्छा, और राज्य सरकारें जब टैक्स लगाती हैं, उन पर क्या पाबंदी है? हाँ, अनुच्छेद 286 जरूरी है। यह कहता है कि कोई राज्य अपने राज्य के बाहर जो सामान या सेवा बिक रही है, उस पर टैक्स नहीं लगा सकता। मतलब दिल्ली की सरकार मुंबई में बिकने वाले सामान पर टैक्स नहीं लगा सकती? बिल्कुल। इसी तरह जो सामान इंपोर्ट हो रहा है या एक्सपोर्ट हो रहा है, उस पर भी राज्य टैक्स नहीं लगा सकते।
ये इसलिए ताकि देश भर में व्यापार बिना रोक टोक के हो सके। ठीक है। ये टैक्स और राजस्व का बंटवारा काफी विस्तार से बताया गया है संविधान में। अब जरा आगे बढ़ते हैं। सरकारों को भी तो लोन की जरूरत पड़ती होगी। हाँ बिल्कुल, विकास के काम करने हैं, कई बार बजट में घाटा होता है तो उधार लेना पड़ता है। संविधान इसकी भी इजाजत देता है और नियम भी बताता है। केंद्र सरकार कैसे उधार लेती है? अनुच्छेद 292। केंद्र सरकार भारत की संचित निधि की गारंटी पर देश के अंदर से भी और देश के बाहर से भी उधार ले सकती है। कोई लिमिट है? संसद कानून बनाकर लिमिट तय कर सकती है, हालांकि अभी तक ऐसा कोई कानून बना नहीं है। और राज्य सरकारें? उनके लिए है अनुच्छेद 293। राज्य सरकारें भी अपने राज्य की संचित निधि की गारंटी पर उधार ले सकती हैं, पर यहाँ दो बातें ध्यान रखने वाली हैं। क्या? पहली, राज्य सरकारें सिर्फ भारत के भीतर ही उधार ले सकती हैं, विदेशों से सीधे नहीं। अच्छा। और दूसरी, राज्य का विधानमंडल उनके उधार लेने की सीमा तय कर सकता है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है इसी में। वो क्या है? वो है क्लॉज 3। अगर किसी राज्य पर केंद्र सरकार का कोई पुराना लोन बकाया है या केंद्र ने किसी लोन की गारंटी दी थी जो चुकाया नहीं गया है, तो वो राज्य बिना केंद्र सरकार की सहमति के नया लोन नहीं ले सकता। तो मतलब केंद्र सरकार हाँ या ना कह सकती है? हाँ, और सहमति देते समय शर्तें भी लगा सकती है। ये तो राज्यों की आजादी पर एक तरह की रोक हुई ना? हाँ, इसे राज्यों की वित्तीय स्वायत्ता पर अंकुश की तरह देखा जाता है, लेकिन इसका तर्क ये दिया जाता है कि ये राज्यों को वित्तीय अनुशासन में रखने और देश की ओवरऑल आर्थिक सेहत को बनाए रखने के लिए जरूरी है। ये केंद्र राज्य संबंधों का एक अहम मुद्दा है। समझे। अब आते हैं संपत्ति पर। जब देश आजाद हुआ, इतनी सारी रियासतें भारत में मिली, तो जो पुरानी सरकारें थीं, अंग्रेजों की या राजाओं की, उनकी जमीन, बिल्डिंग, खजाना, कर्ज, उन सब का क्या हुआ? संविधान ने इसका भी रास्ता बताया। अनुच्छेद 294 और 295। इसमें कहा गया कि जो भी संपत्ति, अधिकार, देनदारियां, कर्ज वगैरह भारत सरकार या पुरानी प्रांतीय सरकारों के थे, वो संविधान लागू होने पर क्रमशः नई भारत सरकार और नए राज्यों को मिल जाएंगे। मतलब विरासत में मिल गया सब? हाँ, एक तरह से उत्तराधिकार तय हो गया। रियासतों के मामले में ये उन समझौतों पर भी निर्भर करता था जिनके तहत वो भारत में शामिल हुई। ठीक है। और अगर मान लीजिए किसी प्रॉपर्टी का कोई मालिक ही ना रहे, जैसे कोई बिना वारिस के मर जाए या कोई कंपनी बंद हो जाए और उसकी प्रॉपर्टी लावारिस रह जाए, उसके लिए है अनुच्छेद 296। इसे कहते हैं राजगामी या स्वामीहीन बुना वैकेंसियां होना। अगर भारत में कोई प्रॉपर्टी ऐसे लावारिस हो जाती है तो वो प्रॉपर्टी उस राज्य सरकार को मिल जाएगी जिसके इलाके में वो है। अच्छा। और अगर वो किसी राज्य के इलाके में नहीं है या किसी और कारण से राज्य को नहीं जा सकती, तो वो केंद्र सरकार की हो जाएगी। मतलब कोई भी प्रॉपर्टी बेकार नहीं जाएगी, सरकार के पास चली जाएगी। हाँ, अंततः सरकार उसकी मालिक बन जाएगी। वाह, ये तो अनोखी बात है। अच्छा, आजकल समुद्र और उसके नीचे के खजाने की बहुत चर्चा होती है। हमारे समुद्र तट के आसपास जो तेल, गैस, खनिज है, वो किसके हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर भारत जैसे देश के लिए जिसकी इतनी लंबी तटरेखा है। अनुच्छेद 297 ये साफ कहता है। क्या कहता है? कि भारत का जो समुद्री क्षेत्र है, टेरिटोरियल वाटर्स, उसके आगे का महाद्वीपीय मग्न तट, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, और उसके भी आगे का अनन्य आर्थिक क्षेत्र, ईजी, जो तट से 200 नॉटिकल मील तक होता है। हाँ। उस सब में समुद्र तल के नीचे जितनी भी जमीन है, जितने भी खनिज हैं और दूसरी कीमती चीजें हैं, वो सब संघ की होंगी, मतलब केंद्र सरकार की। सब कुछ केंद्र सरकार का? हाँ, उस पूरे इलाके के संसाधनों पर केंद्र का अधिकार है। ये तो बहुत बड़ी शक्ति है केंद्र के पास। अच्छा, क्या सरकारें बिजनेस भी कर सकती हैं? कोई कंपनी चला सकती हैं? बिल्कुल। अनुच्छेद 298 ये अधिकार देता है। केंद्र सरकार भी और राज्य सरकारें भी, वो कोई भी व्यापार या कारोबार कर सकती हैं। और प्रॉपर्टी खरीद बेच सकती हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं? हाँ, प्रॉपर्टी खरीद सकती हैं, रख सकती हैं, बेच सकती हैं, और किसी भी काम के लिए अनुबंध मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं। ये जो सरकारी ठेके वगैरह होते हैं, ये कैसे होते हैं? क्या मंत्री साइन करते हैं? अगर कोई गड़बड़ हो जाए तो किस पर केस होगा? अनुच्छेद 299 इसका तरीका बताता है। केंद्र सरकार के सारे कॉन्ट्रैक्ट राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। और राज्यों के? राज्यों के राज्यपाल के नाम से, पर साइन वो खुद नहीं करते, बल्कि उनके द्वारा अधिकृत कोई अफसर करता है। और जिम्मेदारी? सबसे जरूरी बात यही है कि उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए राष्ट्रपति, राज्यपाल या वो अफसर पर्सनली जिम्मेदार नहीं होते। जिम्मेदारी सरकार की होती है। और सरकार पर केस हो सकता है? हाँ बिल्कुल। अनुच्छेद 300 कहता है कि भारत सरकार पर भारत संघ, यूनियन ऑफ इंडिया
के नाम से केस किया जा सकता है और वो भी केस कर सकती है। इसी तरह राज्य सरकार पर राज्य के नाम से। चलिए अब इस भाग के आखिरी मुद्दे पर आते हैं, और शायद सबसे ज्यादा जिस पर बहस हुई है, संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। एक जमाना था जब ये फंडामेंटल राइट था। हाँ, बिल्कुल था। संविधान जब लागू हुआ तब अनुच्छेद 19(1)(f) और अनुच्छेद 31, ये 2 मौलिक अधिकार थे जो संपत्ति से जुड़े थे। लेकिन अब तो नहीं है। नहीं, 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में। उसने इन दोनों को मौलिक अधिकारों के लिस्ट से हटा दिया। तो अब ये अधिकार कहाँ है, या खत्म हो गया? खत्म नहीं हुआ, इसे भाग 12 में ही एक नया चैप्टर बनाकर डाल दिया गया, चैप्टर 4, जिसमें सिर्फ एक ही अनुच्छेद है, 300A। अनुच्छेद 300A ये क्या कहता है? ये बहुत छोटा सा है, बस इतना कहता है, किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार के बिना वंचित नहीं किया जाएगा। No person shall be deprived of his property save by authority of law। इसका मतलब क्या हुआ फिर? अगर ये मौलिक अधिकार नहीं है तो? मतलब ये कि अब ये एक संवैधानिक अधिकार है, या कह लीजिए कानूनी अधिकार है। फंडामेंटल राइट और लीगल राइट में फर्क क्या है? बड़ा फर्क है। मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, अनुच्छेद 32। कानूनी अधिकार के लिए आपको सामान्य अदालती प्रक्रिया से गुजरना होता है। तो क्या सरकार अब आसानी से किसी की भी संपत्ति ले सकती है? नहीं, आसानी से नहीं। अनुच्छेद 301 कहता है विधि के प्राधिकार के बिना नहीं ले सकती। मतलब सरकार को कानून बनाना होगा, उस कानून के तहत ही संपत्ति ली जा सकती है, मनमाने ढंग से नहीं। तो ये कानून का शासन सुनिश्चित करता है, रूल ऑफ लॉ। हाँ, कार्यपालिका अपनी मर्जी से आपकी संपत्ति नहीं छीन सकती। एक वैध कानून होना चाहिए और उस कानून की प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। तो ये एक तरह का संतुलन है, व्यक्ति का अधिकार भी रहे, और अगर देश के विकास के लिए मान लीजिए सड़क बनानी है, अस्पताल बनाना है, तो सरकार जरूरत पड़ने पर कानून बनाकर जमीन ले भी सके। हाँ, बिल्कुल, ये संतुलन बनाने की ही कोशिश है। लेकिन ये बहस हमेशा चलती रहती है कि वो कानून कितना उचित है, मुआवजा कितना मिलना चाहिए वगैरह। ये लगातार विकसित होने वाला क्षेत्र है। तो आज हमने संविधान के भाग 12 को समझा, ये देखा कि देश का आर्थिक इंजन कैसे चलता है, इसके नियम कायदे क्या हैं, सरकार का पैसा कहाँ जमा होता है, संचित निधि, हाँ, और इमरजेंसी के लिए आकस्मिकता निधि, फिर केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स का बंटवारा, जिसके लिए वित्त आयोग और अब जीएसटी परिषद जैसी संस्थाएं हैं। ये संघीय ढांचे के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। फिर हमने देखा कि सरकारें उधार कैसे लेती हैं, खासकर राज्यों के उधार लेने पर केंद्र की सहमति वाली शर्त। हाँ, वो काफी अहम है। और पुरानी सरकारों की संपत्ति और कर्ज कैसे नई सरकारों को मिले, लावारिस संपत्ति का क्या होता है। और समुद्र के नीचे का सारा खजाना केंद्र का है, ये भी अनुच्छेद 297 ने साफ कर दिया। साथ ही सरकारों का व्यापार करने, कॉन्ट्रैक्ट करने का अधिकार और उन पर केस होने या करने की व्यवस्था। और आखिर में संपत्ति का अधिकार, जो अब मौलिक नहीं पर एक महत्वपूर्ण कानूनी अधिकार है, अनुच्छेद 300A। ये पूरा ढांचा दिखाता है कि संविधान बनाने वाले चाहते थे कि सरकारी पैसे का हिसाब किताब हो, पारदर्शिता हो, जवाबदेही हो। बिल्कुल। और केंद्र राज्यों के बीच वित्तीय रिश्ते भी परिभाषित हों। ये सब नियम इसीलिए बनाए गए हैं ताकि सरकारें संविधान और कानून के दायरे में रहकर काम करें। तो आज की चर्चा के बाद एक सवाल मन में आता है। अनुच्छेद 300A कहता है संपत्ति से विधि के प्राधिकार यानी अथॉरिटी ऑफ लॉ से ही वंचित किया जा सकता है। आजकल हम सुनते हैं कि विकास के बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं, हाईवेज बनते हैं, फैक्ट्रियां लगती हैं और उसके लिए लोगों की जमीन ली जाती है। अक्सर विवाद भी होते हैं। तो ऐसे में ये विधि का प्राधिकार का क्या मतलब है? क्या सिर्फ संसद या विधानसभा का बनाया कानून काफी है, या उस कानून का उचित, न्यायसंगत, फेयर होना भी जरूरी है? ये बहुत गहरा सवाल है। लोगों के अधिकारों और बड़े सार्वजनिक हित के बीच संतुलन कैसे बने? इस विधि के प्राधिकार की व्याख्या कितनी सख्त होनी चाहिए या कितनी लचीली? इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है। बिल्कुल, इस पर विचार करना जरूरी है। चलिए इसी विचार के साथ आज की बात खत्म करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।